वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और वी आर बैक विद प्रैक्टिस सेट पेपर 1 क्लास 8 इंग्लिश। आज के इसमें हम बात करेंगे एक पेपर की जो कि एग्जैक्टली सेम वैसा ही डिजाइन किया गया है जिसे हमने सिंपल पेपर्स में से लिया है। लेकिन पेपर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कुछ और स्पेशल वीडियोस भी हम लाने वाले हैं और बहुत जल्दी आएंगे। उसमें से हर एक पॉम की समरी और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक वीडियो आएगा। और दूसरा हम एक चीज आपके लिए और करेंगे, वो है सिंपल पेपर्स 2 या 3 सेट और लाएंगे। फिलहाल आप कंसंट्रेटेड रहो और मैं ये चाह रहा था कि आपको कुछ शॉर्ट स्टोरीज वगैरह के बारे में भी बताया जाए, तो कोशिश कर रहे एंड आई होप के आप तक ये वीडियोस पहुंच सकते हैं। और अभी 2 तारीख को पेपर है और हमारे पास 30, 31 और 1 3 दिन है, तो आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन पहला सेक्शन आता है जिसके 15 मार्क्स होते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे एक पैराग्राफ यहाँ से पूछा गया है, समर एंड स्टेंजा पूछा गया है समर एंड विंटर पोएम के अंदर से। अगर आप यहाँ पे अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, एक कुछ लाइंस लिखी हुई है, उसके बाद इसके बारे में पूछा गया है। व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स एंड फिश ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में बर्ड्स और फिश के साथ क्या हो जाता है, तो ये आपको समझना है कि विंटर में एक्चुअली इस पोएम में 2 कंडीशंस बताई गई हैं कि विंटर कैसे होते हैं और कितने हार्श होते हैं हर एक इंसान के लिए। यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करता है। यहाँ पे लास्ट वर्ड ऑफ द पोएम है डाई, दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड है लाई, और ये दोनों का सेम साउंड है, तो इन्हें हम बोलेंगे राइमिंग वर्ड्स। यानी कि डाई और लाई एक जैसे वर्ड है, डाई लाई मेक्स लेक्स, ठीक है, एक जैसे हैं। तो अगर इसकी मुझे राइमिंग स्कीम करनी है तो देखिए, डाई 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 और लाई एक साउंड, तो मतलब ए से एक साउंड को एक लेटर से मैंने डिनोट किया। अब मेक्स और लेक्स, क्योंकि ये डाई और लाई के साथ मैच नहीं हो रहा, तो इसे हम बी और बी के साथ रखेंगे। और यहाँ वेन और मैन, अगर इसकी हम बात करें तो ये सी और सी है, इस तरह से कोल्ड एंड ओल्ड, सो इट्स डी एंड डी। तो इसकी राइमिंग स्कीम कुछ यूं हो जाएगी, ए बी बी सी सी डी डी एंड डन। आगे इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये एक चीज यहाँ पे देखिए, 2 और चीजों का इस्तेमाल किया गया है, और वो 2 चीजें क्या है। यहाँ पे एक रिंकल क्लॉथ एज हार्ड एज ब्रिक। जब भी 2 डिफरेंट चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है, 2 डिफरेंट चीजों को, जैसे मैन विद स्टून, ठीक है, मैं एक आदमी को कहूंगा कि वो एक स्टून की तरह सख्त है। मैंने कंपेयर क्या किया, एक पत्थर को जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है और एक इंसान को जो कि एक लिविंग थिंग है। लेकिन जब मैं 2 चीजों को जो कि आपस में बिल्कुल भी सेम ना हो और उनको मैं कंपेयर करूं किसके साथ, लाइक और एज का यूज करके, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं शारिक, शारिक इज लाइक अ टाइगर, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि शारिक किसकी जैसा है, टाइगर की। लेकिन मैंने यहाँ कंपेयर किया 2 अनफिमिलर थिंग्स को, ठीक है। और कंपेयर करने के लिए क्या यूज करा मैंने, लाइक टर्म का। और इसके लिए कभी कभार एज का भी यूज किया जाता है, शारिक इज एज ब्रेव एज टाइगर, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो कंपैरिजन है जिसमें लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाए, इसे हम सिमिली बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस के अंदर। इस तरह के कंपैरिजन को ये जो पोएटिक डिवाइस कहलाएगा, ये आपका सिमिली कहलाएगा। दूसरी बात, अगर इसी सेंटेंस को मैं डायरेक्ट बोल दूं कि शारिक इज अ टाइगर, शारिक क्या है भैया, शारिक एक टाइगर है, शारिक इज अ टाइगर। यहां पे देखिए मैंने क्या किया, लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने डायरेक्ट कह दिया कि शारिक एक टाइगर है। तो ये जो है इसे हम बेसिकली मेटाफर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, सिमिली एंड मेटाफर। तो ये 2 चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये जनरली पूछे जाते हैं जब डायरेक्ट कंपैरिजन हो 2 अनफिमिलर थिंग्स का, और उसके बीच में ये 2 चीजें यूज हो, लाइक और एज का इस्तेमाल। देखिए यहाँ पे यूज किया गया है इसमें, A wrinkled clod एक डिफरेंट चीज, is as hard as brick। ब्रिक और wrinkled clod दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये कपड़ा होता है, ये ब्रिक डिफरेंट चीजें होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे किसका यूज किया गया है, एज के साथ दोनों को कंपेयर करा गया है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ सिमिली का यूज किया गया है। समझ रहे हो बात। इस तरह से नाउ और बाकी चीजें हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ओके, नाउ स्टेंजा दिया हुआ है, अब इसके एक्चुअल पोजीशन पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, वो डिस्कस की मैंने। व्हाट हैपेंस टू द बर्ड्स एंड फिश ड्यूरिंग द विंटर। आपको इस पोएम का एक्सट्रैक्ट पता होना चाहिए कि विंटर्स में उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। ये 7 नहीं, यहाँ पे 5 है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाउ डज द कंफर्टेबल मैन फील ड्यूरिंग द विंटर। कंफर्टेबल मैन जिनके पास सारी चीजें होती है, वो आके आग के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, बट स्टिल
दे फील कि यहाँ पे। नाउ मूविंग विद द थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड डीप इन द फॉरेस्ट अबव स्टेंजा हैज बीन यूज्ड एज। देखिए एडवर्ब तो यूज किया नहीं गया है, आप अगर ध्यान रखेंगे वर्ब जो है बिल्कुल भी वर्ब की तरह यूज नहीं है, नाउन की तरह भी यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा क्या गया है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से बात को, यहाँ कहा गया कि डीप फॉरेस्ट, ठीक है, तो उसका करेक्टरिस्टिक्स है एज, अगर हम ध्यान रखेंगे तो एज एडजेक्टिव यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं wrinkled clod as hard as brick is basically, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये एक्चुअल में होता है आपका क्लॉड, ठीक है, क्लॉड जो है as hard as brick, it's as simply जो है यूज की गई है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके आंसर्स जो है वो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर किसी को आंसर्स लेने हो तो वो ले सकता है। सिमिली नन ऑफ द अबव थ्री का जो डी पार्ट है, दे गैदर अराउंड द फ्रिक्स, एंड फोर्थ का जो है पीवी शेली ने ये एक्चुअली पोएम जो है लिखी है, समझ रहे हो आप बात, फोर्थ जो है वो पीवी शेली ने एग्जैक्टली ये पोएम लिखी है। उसके बाद जो दूसरा स्टेंजा है हमारे पास, दूसरा क्या है, एक पैसेज आता है एंड आंसर द क्वेश्चंस, पैसेज के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। देखिए भाई बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है, जर्नी लव्ड स्पेंडिंग, लेकिन इसमें एक तरीका मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, उसके बाद आप पैराग्राफ पे जाओगे। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, देखिए What did grandpa teach Jenny to plant? grandpa ने क्या टीच किया जेनी को प्लांट करने के लिए। चलिए इस सेंटेंस को अब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखना। grandfather farm and Sunday grandpa decided to teach her how to plant vegetables। क्वेश्चन से मुझे टीच याद था ना, तो टीच से देखिए, टीच हर प्लांट वेजिटेबल्स। तो इस तरह से साइंस पढ़ोगे आप, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे एंड यू विल बी आंसरेबल टू दिस ऑल द क्वेश्चन इंशाल्लाह। बहुत सिंपल आता है, ठीक है। व्हाट डिड जेनी फाइंड इन द गार्डन इन द मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग में उसे क्या मिलते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को भी मैं ढूंढने जाऊंगा तो आप इस चीज को समझ लेना, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अगर इसको मैं ढूंढने के लिए जाऊं, मॉर्निंग में क्या मिला उसे, हम यहाँ पे कहीं पे चलते हैं। स्मॉल पैकेट ऑफ सीड्स एंड जेनी शॉल द जग दे स्मॉल होल्स and Jenny carefully placed the seeds inside. As they worked, Grandpa shared stories of the magic of the seeds turning to be the plants. Jenny listened with a wide-eyed, ठीक है। उसके बाद उसे कहाँ मिलना, मॉर्निंग कहाँ पे आएगा, आप ध्यान रखना इसमें, ये है। One morning she rushed outside to find tiny green sprouts। देखिए बहुत, आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा, आपको इजीली आंसर क्लिक हो जाता है, तो ये ग्रीन स्प्राउट इसका आंसर हो जाएगा। एंड सेम वे यू कैन आंसर टोमेटो एंड कैरेट्स, उसके बाद का आंसर है एंड रेड्स, ऑल अदर थिंग्स आर देयर। व्हाट ट्रांसफॉर्मेड द गार्डन इनटू अ वाइब्रेंट एरिया ऑफ कलर्स, ये इसी में से आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें इसी तरह का आएगा, आपको उस तरह की पिक्चर नहीं आएगी, ध्यान रखना। इसी तरह की एक सिंपल पिक्चर आएगी जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। लुक एट द बिलो गिवन पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन इसके ऊपर हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। हमने देखा, अगर इसको हम पढ़ने की कोशिश करें, स्टॉप ओवर स्पीडिंग, पार्किंग, स्टॉप, बहुत सारी पार्किंग, हमें कुछ तो लग रहा है कि पार्किंग और ड्राइविंग के बारे में है। ड्राइविंग केयरफुली, पार्क सेफली, क्रॉस सेंसिबली, मतलब पार्किंग और इसके हिसाब। यहाँ पे टू मेक चिल्ड्रन हैप्पी, क्या इसे चिल्ड्रन हैप्पी करने के लिए यूज किया गया है। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू ड्राइव अ बाइक और कार, या तो ये इस तरह से पूछा जा सकता है। टेकिंग चिल्ड्रन टू द पार्क, क्या इसके बारे में बात की गई है। प्रमोटिंग रोड सेफ्टी अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन, हाँ ये इसके लिए है, रोड सेफ्टी के बारे में यूज किया जा सकता है। दोयम क्वेश्चन क्या है, children should be aware of speed limit while driving, road safety rules, parking their vehicles at a safe place। तो obviously ये सारे options correct है। Park of the vehicles on the roadsides can result in accident, theft of the vehicle, traffic jam, तो ये सारी चीजें possible हो सकती हैं। For the safe driving, the driver should have to have the knowledge of signboards on the roadside, his RC, the vehicles coming behind him, the conditions of his vehicle, ठीक है। उसके बाद signboards on the roadside, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, while driving we should not drink, not use mobile, not cross the green limit। A and B are both the correct, A and B। not cross green light, ठीक है, तो ग्रीन लाइट पे तो क्रॉस करना पड़ता है ना, तो वो तो सही हो जाएगा। उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर बहुत सिंपल आता है, सभी लोग परेशान हैं ग्रामर की वजह से, बट ग्रामर इज लिटरली वेरी सिंपल। मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान रखना। कंप्लीट द पैसेज बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। ये भी एप्रोप्रिएट वर्ड्स आ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज करना है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है हमारे पास, डैश डैश ईयर्स, आपके पास
ये ऑब्वियसली दे रखे होंगे नीचे, इनमें से आपको यूज करना है। तो ऐसे एज द इयर्स रोल्ड बाय, ठीक है, अब आपको ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जिससे सूटेबल आंसर्स बन जाए, ठीक है। इस तरह से पहले में एज आ सकता है, इस तरह से दूसरे में एंड आ सकता है, जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने और ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो। दैट्स इट। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, जैसे टीचर ने क्लास में कहा कल सबके पास कॉपी होनी चाहिए। अब अगर आप अपने किसी ऐसे क्लासमेट को यही बात बता रहे हो जो कल एब्सेंट था, आप क्या कह रहे हो कि टीचर ने कहा कि कल सबके पास कॉपी होनी चाहिए। आपने डायरेक्ट टीचर के वर्ड्स ही कोट कर दिए, ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन आप अगर टीचर के बातों को थोड़ा सा मिक्सअप करोगे या चेंज करोगे, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि तुम सबके पास कल कॉपी होनी चाहिए, तो मैंने एग्जैक्ट टीचर के वर्ड अब अपने दोस्त को नहीं बताए, लेकिन उसे मैंने वो इन्फॉर्मेशन दी जो डायरेक्टली थी, जो टीचर ने बताई थी। एक हो गया टीचर के डायरेक्टली वर्ड्स को कोट करते हैं हम, और एक्चुअली इनको इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है जब भी हम किसी की डायरेक्ट बात को कोट करता है। समझ रहे हो आप बात को? जैसे यहाँ पे एक पैसेज है हमारे पास, टोनू गेस व्हाट रिया, गेस व्हाट। टोनू ने क्या कहा? गेस व्हाट। किससे कहा? रिया से। रिया क्या कह रही है? आई फाउंड अ क्यूट पपी इन द पार्क टुडे। मैंने एक क्यूट पपी को पार्क में देखा आज। रिया, रियली? दैट इज सो कूल। तनु, व्हाट डज इट लुक लाइक? तनु ने क्या कहा वापस? इट्स ब्राउन एंड व्हाइट विद फ्लॉपी ईयर्स। आई नेम्ड हिम शेर। अब इसको इसने चेंज किया, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे, अब इसने जब चेंज किया इसको, तनु हैप्पीली टोल्ड रिया, ठीक है, that he had found a cute puppy, जैसे उसे मिला है एक क्यूट पपी इन द पार्क। रिया एक्साइटेड, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन से हमें दिख रहा है ना कि वो एक्साइटेड थी। आस्क्ड what the puppy looked like, किस तरह से दिख रहा था वो। तनु described it was a brown and white with floppy ears and mentioned that the name is शेर। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है, इसको बहुत सीरियस मत लो। The following passage have not been edited. There is some errors are exactly there, तो प्लीज उस errors को आप चेक करेंगे। Yesterday I go to bazaar. yesterday की बात हो रही है, यानी कि ऑलरेडी पास्ट में चीज हुई है, तो गो का पास्ट फॉर्म क्या आएगा? वेंट आना चाहिए, तो दैट्स वेंट, ठीक है। माई अंकल मीट्स मी देयर, नो, ये क्या है? प्रेजेंट में यूज किया गया है। अगर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? मेट। माई अंकल मैट मी देयर, ठीक है। ही हैज कम, नहीं, क्योंकि फिर से पास्ट में चीजें हुई हैं, तो ही हैड। सो ही इज हैप्पी एंड चेयरफुल। ही इज हैप्पी नहीं है, प्रेजेंट में नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, यस्टरडे की बात कर रहा है, तो ही वॉज, ठीक है। सो आई आस्क्स अबाउट आंट, आई आस्क्ड अबाउट आंट, आस्क्स नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है, बहुत सिंपल सा पेपर आता है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। आस्क्ड, ही से नहीं आएगा, ही सैड, ठीक है। ही बाय, ही बॉट, बेसिकली यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। आई थैंक्स हिम, बहुत सिंपल आता है, थैंक्स नहीं है, थैंक्ड आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग स्किल्स है, मैंने आपको राइटिंग स्किल्स कल भी वीडियो में करवाया था। यहाँ पे मैंने गेक्स दिया है, बुक सेलर और सोफिया के बीच में बातचीत, ठीक है। आपको एक आइडिया जो है सिचुएशन का वहीं से दिया जाएगा। जैसे सपोज यू वेंट टू नियर बाय बुक सेलर हु गेव अ टर्न बुक यस्टरडे, जिसने आपको एक फटी हुई किताब दी। गिवन बिलो इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड अ बुक सेलर, आप और बुक सेलर के बीच में एक कन्वर्सेशन है। कंप्लीट द डायलॉग इन एनी सूटेबल वे, ठीक है। इस डायलॉग को कंप्लीट करो किसी भी सूटेबल तरीके से, ध्यान रखिएगा। बुक सेलर, डू यू डैश डैश। उसके बाद सोफिया, नो आई डू नॉट वांट टू बाय एनी बुक, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक चीज का अंदाजा हो सकता है कि इस डू यू वांट, यहाँ पे डू यू है हमारे पास, या डू यू वांट अ बुक, ठीक है। तो ये आप उस अपने हिसाब से डू यू वांट टू बाय अ बुक, ठीक है। डू यू वांट टू बाय अ बुक, ये आप यहाँ पे इसमें अब आपको ध्यान रखना है, जब भी हम बुक सेलर के दुकान पर जाएंगे वो क्या कहेगा? ऑब्वियसली कहेगा आपको किताबें चाहिए नहीं चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? डू यू वांट अ बुक। तो सोफिया ने कहा नो आई डू नॉट वांट टू बाय एनी बुक। बुक सेलर, व्हाट, ठीक है। बुक सेलर ने अब इसे क्या कहा? व्हाट डैश डैश देन, या व्हाट एल्स देन यू वांट, ठीक है। तो ये एक्चुअली उससे पूछ सकता है अगर किताब नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए होगा। तो अपने हिसाब से जो आपको समझ आएगा वहां पे, उसके हिसाब से आप सिचुएशन में आंसर लगाओगे। तो अगर बुक नहीं चाहिए बुक सेलर के पास, ऑब्वियसली पेन चाहिए होगा, कोई और चीज चाहिए होगी। तो यहाँ से एक्चुअली वो क्या कहता है कि वांट टू बाय यू बुक, डू यू वांट, ठीक है। तो बी इसमें आ सकता है। इस तरह से सी में अगर आप ध्यान रखेंगे,
व्हेन डिड, अब क्या आई वांट ओनली टू चेंज दिस बुक, मैं इस बुक को चेंज, क्योंकि आपको टर्न बुक पता है ऊपर से। व्हेन डिड डैश डैश, यानी कि इससे व्हेन डिड यू बाय इट, आपने ये कब खरीदी थी। अब ये कहानी आप अपने हिसाब से पुट आउट कर सकते हैं और इनके बीच में डायलॉग जो है फ्रेम कर सकते हैं। ग्रीडी डॉग, ये शॉर्ट स्टोरीज जो आती है ना, यूनियन यूनियन इज स्ट्रेंथ, ग्रीडी डॉग, द क्लेवर फॉक्स, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना, मुझे लगता है इनमें से ही कोई आने वाला है। तो ग्रीडी डॉग आपको पता है एक कहानी है, तो मैंने यहाँ लिख रखी है। वंस अ डॉग फाउंड अ टेस्टी बोन, उसे एक टेस्टी बोन मिल जाता है। एक्साइटेड इट कैरियड इट टू अ क्वाइट प्लेस नियर अ पॉन्ड, ही सा हिज रिफ्लेक्शन, और वो जब मुंह में लेके इस हड्डी को चल रहा था तो उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा पानी के अंदर, और जब इस रिफ्लेक्शन देखा तो उसे देखा कि कोई दूसरा डॉग है विद अ लार्जर पीस ऑफ बोन, उसे लगा कि उसके मुंह में है, क्योंकि उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा एक्चुअली में। तो एक बार उसने मुंह खोला उसकी तरफ से, ठीक है, thinking it could have both, it barked, it lost its spoon in the water. The dog learned that wanting too much can make us lose what we have. Too much, ज्यादा चाहने से हमें जो है वो भी निकल सकता है। Compose a message regarding the same, और इसके देखिए, your name is Bhavya, your brother is absent from house, आपका ब्रदर जो है वो हाउस से absent है। You got a call from his friend Joshua about the music lesson being cancelled. You will leave a message. You will leave a message for him because you have to depart in no more than 50 words. Compose a message regarding the same. एक्चुअली क्या है, आपको कंडीशन वहीं से सारी दे रखी है। आप क्या करोगे, मैसेज का ऊपर टॉपिक, फिर डेट, डियर शौर्या, एंड देन टाइम इज 11 AM, क्योंकि इसमें टाइम का इंपॉर्टेंस है। योर फ्रेंड जोशुआ फ्रॉम योर म्यूजिक क्लासेस कॉल्ड एंड इन्फॉर्म्ड मी दैट टुडेज डांस क्लास इज कैंसल्ड, ठीक है। तो आप ये चीज का या म्यूजिक लेसन है, सॉरी इट्स नॉट डांस लेसन, म्यूजिक लेसन इज कैंसल्ड because the teacher was delayed on her way back home. It has been rescheduled for Sunday, और नीचे भाविया लिख के आप मैसेज को खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा इसका आर क्या आता है, यू आर सिलेक्टेड फॉर द फोर्थ कमिंग यूटी लेवल खो खो टूर्नामेंट। योर स्पोर्ट्स टीचर पीईटी जिसे हम कहते हैं टेल्स यू टू सीक द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स। आपका पीईटी टीचर, आप एक स्पोर्ट्स इवेंट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका पीईटी टीचर को कहता है कि आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लो या गार्डियन से परमिशन लो कि जो हम जाने वाले हैं बिजनेस ट्रिप पे, एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर्म। तो आपको उससे बताना है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसे कांटेक्ट करके आप एक ईमेल लिखें। देखिए ईमेल में मैंने कल भी आपको बताया था, ईमेल में तो होता है नीचे सीसी। सीसी का क्या मतलब होता है, ध्यान रखना बच्चों, कभी एक ही ईमेल या एक ही इंफॉर्मेशन हमें 2-3 लोगों को भेजनी पड़ती है। तो जैसे मैं मान के चलो मैंने इससे पहले भेजा, और इसके नीचे मान के चलो इसके सबऑर्डिनेट्स 2-3 को मुझे यही सेम मेल भेजना है, तो मैं इसमें उसकी आईडीज जो है यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सीसी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ऐसे इसे कॉलम में लिख सकते हो वहां पे, फ्रॉम XYZ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ग्रांट परमिशन डियर फादर, उसके लिए परमिशन के लिए आप बॉडी लिखोगे, यू आर लविंग XYZ सन, ठीक है, जो भी है। उसके बाद लेटर है, लेटर ऑन वन ऑफ द गिवन सिचुएशंस। पहला सिचुएशन आपके पास है कि यू आर स्टूडेंट ऑफ गोविंद मिडिल स्कूल बडगाम, योर स्कूल डज नॉट हैव अ साइंस लेबोरेटरी, you and your classmates are very desirous to learn science through inquiry based questions learning, so write a letter to the HOI of your school and requesting him her to establish the same laboratory in your school। तो ये आपको करना है, तो आपको पता है उसके लिए to the headmaster and then sir, उसके बाद आप अपना ये लिखोगे एंड देन कल एप्लीकेशन लिखने का मैंने आपको बताया था। तो दिस इज एक्चुअली अ फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग इन लेटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे व्हाई डू नॉट वी हैव अ साइंस लेबोरेटरी, और इसके बाद थैंक्स अ लेटर टू योर फ्रेंड। अब देखिए आपको फ्रेंड को लिखनी है, तो मैंने कल आपको इसका तरीका बताया था। 18 त्रिकुटा नगर जम्मू 19 सितंबर को एक खत लिखा गया माय डियर रवि, और उस बंदे को जिसके लिए आप भेज रहे हैं, मैनी थैंक्स फॉर योर गुड विश एंड द नाइस गिफ्ट यू हैव सेंट, जिसे हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, द वॉच। उसके बाद आपने बॉडी लिखी एंड देन यू एक्चुअली योर डियरेस्ट फ्रेंड शौर्या महाजन, तो आपने लिख दिया अपना एड्रेस, और एट द एंड आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद एक रिपोर्ट है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, आपको रिपोर्ट बनाना है। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑफ अबाउट 120 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट इन योर स्कूल, ये आ सकता है। या आपके पास देखिए इसमें आप क्या गेस्ट ले सकते हैं, ध्यान रखना अच्छे से। स्कूल में जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे स्कूल में आपके क्या क्या काम हो सकते हैं, स्कूल में हमारे पास कुछ सिचुएशंस होते हैं, जैसे साइंस एग्जीबिशन होता है आपके स्कूल में, ठीक है, साइंस एग्जीबिशन हो सकता है। स्कूल में स्पोर्ट्स वीक मनाया जाता है, ठीक है।
आई होप कि आप जिस भी स्कूल से देख रहे हैं वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पोर्ट्स वीक मनाया जाता है, ठीक है? या एक मेडिकल कैंप था आपके स्कूल में, तो आपने उसे कैसे एन्जॉय किया, उसके ऊपर एक आप रिपोर्ट लिखें, ठीक है? जैसे यहाँ पे इसने एक रिपोर्ट बनाई है किसके ऊपर? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कैसे हुआ? तो आप ये इस कि इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस कैसे हुई स्कूल के अंदर, उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इसमें से कोई ना कोई तो पूछा ही जाएगा। तो इसकी आप एक तरह से प्रिपरेशन जो है करके जाओगे। आपने लिखा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, आपको हेडिंग तो ऊपर देनी पड़ेगी और जैसे ही आप हेडिंग देते हैं उसके बाद आपने नीचे अपना लिखना है बाय रोहित, यानी कि एडिटर कौन है इस चीज़ को लिखने वाला। उसके बाद आप जगह का नाम लिख देंगे एंड देन यू विल स्टार्ट विद ए कंपाइल। सिंपल और आसान वर्ड्स में आप इसे कंपाइल करेंगे, ठीक है? उसके बाद है you are Aziz Al Masrid, secretary of the sports club of your school. Write a report on about 200 words and one day cricket match played between. देखिए आपके स्कूल और किसी दूसरे स्कूल के बीच मैच है और आपको उसका रिपोर्ट लिखना है। तो आपको अपना ऊपर ना वन डे क्रिकेट मैच अजीज मसरत या जो भी, मान के चलो आपका नाम अजीज है तो आप अजीज लिखोगे, मसरत है तो मसरत लिखेंगे, ठीक है? अपना नाम जिस तरह से, ये मैच की पूरी समरी, किसने कितने रन बनाए। उसके बाद है लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट में देखिए आंसर एनी ऑफ द 3 क्वेश्चन कंप्रेहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रोज सेक्शन। देखिए भाई प्रोज सेक्शन में से कितने मार्क्स आ रहे हैं? 6 मार्क्स आ रहे हैं। 8 लेसन है आपके पास और 8 लेसन में से 6 मार्क्स हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। व्हाट वाज द लिटिल गर्ल डूइंग व्हेन द विंड सॉ हर। तो ये सारे लेसन बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, तो आप इनका इजीली आंसर जो हमें ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है? तो इस पेपर में ऑलरेडी अवेलेबल था, तो उसके बाद आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरी चीज है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। Explain the following lines. Some are meet for the maiden's wrist, silver and blue as the mountain's mist. ठीक है, इस चीज को समझे। The poet explains these lines that some bangles are appropriate for the wrist of your young girls. ये young girls लगाती हैं bangles, उसके लिए कुछ तो perfect होती हैं, ये सारी चीजों के बारे में। उसके बाद ये unit strength से पूछा गया है। Why does the poet ask for the strength and surrender his to God will? उसके बाद है Can the journey of the brook be compared to a human life? क्या ब्रूक की जर्नी हम एक ह्यूमन लाइफ के साथ कंपेयर कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस, अगर आपने ब्रूक लेसन पढ़ा है तो पोम पढ़ी है तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये जो आपकी स्टोरी और प्ले से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। देखिए इन द स्टोरी रुस्तम एंड सोहरब में से पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लोर द आयरनी इन द स्टोरी कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है? the irony in the story lies in the contrast between the triviality of the argument between the writer and his wife, ठीक है? तो यहाँ पे आयरनी का यूज किया गया है इस पोएम में, इस स्टोरी में। बेसिकली why is the necklace from the tiger important in Raman's journey? जो रमन्स और ये जो अनथैंकफुल मैन का लेसन है, उसमें ये जो नेकलेस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, या इस जर्नी के दौरान क्यों इंपॉर्टेंट है? सो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? सो बहुत सिंपल सी कहानी आती है। हम कोशिश करेंगे कि पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स और समरी आपको दे सकें ताकि आपको रिवाइज हो सके, और 1-2 सेट और हम बेसिकली सॉल्व करेंगे जो कि कल या परसों आपको मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। सो अप टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें और मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।